हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 137। अब ये सेक्शन आपको याद है क्योंकि आपने इसको बहुत जगह देखा है। जहां जहां आपने सेक्शन नंबर 92 देखा वहीं वहीं आपने सेक्शन नंबर 137 देखा। 92 जो कि एनुअल रिटर्न की बात करता है और 137 जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग की बात करता है। और आपने देखा कि अगर कोई कोई कंपनी जिनको एक्सेप्शन मिलती है वो तभी मिलती है जब उसने 137 को प्रॉपरली कंप्लाई किया हो। अगर कंप्लायंस नहीं हो रखी प्रॉपर तो उसको जो जो एग्जामिशंस अलग अलग सेक्शनों में प्रोवाइड की गई है वो उसका फायदा नहीं उठा सकता। तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 137। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 137 बेसिकली क्या कहता है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपको फाइल करना है रजिस्ट्रार को। अब रजिस्ट्रार को फाइल करने का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने देखा कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाई जाती हैं, उसके साथ ऑडिट रिपोर्ट होता है, बोर्ड रिपोर्ट होता है, नेक्शंस वगैरह होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होती हैं। और अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे अडॉप्ट कर लिए जाते हैं एजीएम के अंदर, मतलब ये सारी चीज पेश किए जाते हैं कहां पे, एजीएम में। एजीएम में इसके ऊपर चर्चा होती है और इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। अडॉप्ट का मतलब बेसिकली मेंबर्स के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है कि हाँ जी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है उसमें कोई दिक्कत नहीं है और हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर अडॉप्ट हो गया, दो चीजें, अडॉप्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर अडॉप्ट हो गया तो ऑब्वियसली बात आप उसको फाइल करना होगा रजिस्ट्रार को कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर। मतलब एजीएम आपकी कंक्लूड हुई उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको उसको फाइल कर देना है रजिस्ट्रार को। अगर नहीं हुआ अडॉप्ट तो उस केस में भी, अगर अडॉप्ट नहीं हुआ तो आपको एक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी आपको उसको साइन करते हुए फाइल कर ही देना है। वो अलग बात है कि वो अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है तो रजिस्ट्रार उसको प्रोविजनली बेस पे अपने पास रखेगा जब तक, तब तक कि आपके पास, मतलब रजिस्ट्रार को आप अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं कर देते हो। तीसरा सिनेरियो आता है कि आपकी एजीएम ही नहीं हुई। अगर एजीएम ही नहीं हुई तो उस केस में भी आपको फाइल करना होता है। आपने देखा हुआ है एजीएम वाले सेक्शन में कि भैया अगर एजीएम नहीं भी हुई तो भी आपको रजिस्ट्रार को फाइलिंग करनी होती है और उसको साथ में ये भी बताना पड़ेगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो सारे भेजोगे साइन करते हुए, साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि भैया क्या रीजन था जिसकी वजह से एजीएम नहीं हो पाई और कितने दिनों में फाइल करोगे। तो अगेन 30 दिन में फाइल करोगे। 30 दिन कहां से देखा जाएगा, वो लास्ट डेट जब तक हमारी एजीएम हो जानी चाहिए एज पर सेक्शन नंबर 96। अगर एजीएम की लास्ट डेट थी उस डेट तक भी आप एजीएम नहीं कर पाए तो वहां से 30 दिनों के अंदर अंदर आपको स्टिल फाइल कर देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन नंबर 137। तो इसी को यहां समराइज किया गया इस टेबल के अंदर जो कि हमारे पूरे आगे बातों में चलेगा। फिलहाल मैं इसको नहीं रीड कर रहा हूं, मैंने आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया है। मैं सीधा सीधा प्रोविजंस के अंदर जा रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या कहता है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपकी उसकी कॉपीज इंक्लूडिंग वही सारी चीजें, सीएफएस हो गया आपका, ऑल अदर ऑडिट रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी कुछ है वो सारा कुछ जो भी आपने अडॉप्ट कर लिया कहां पे, अपने एजीएम के अंदर। तो दो पॉसिबिलिटी है, अडॉप्ट कर भी सकते नहीं भी कर सकते। फिलहाल बात कर रहे हैं कि वो एजीएम में अडॉप्ट कर लिया गया, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही अडॉप्ट हुआ आपको उसको फाइल कर देना रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज। मतलब एजीएम आपका कंप्लीट हुआ, एजीएम कंप्लीट होने के 30 दिनों के अंदर अंदर आपको उसकी फाइलिंग कर देनी है। ऑब्वियसली बात है, इन सच अ मैनर विद सच अ फीस और एडिशनल फीस एज में बी प्रिस्क्राइब इन सच अ फॉर्म। मतलब जो भी माइनर या फॉर्म वगैरह होगा उसके साथ साथ आप उसको फाइलिंग करोगे। ठीक है जी। फिर एक रूल 3 आता है जो कि बात करता है स्पेशली किसके ऊपर, एक्सबीआरएल के ऊपर। अब एक्सबीआरएल क्या है आपका, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स इन एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, शॉर्ट में इसको कहते हैं एक्सबीआरएल। मतलब कि कुछ कुछ सिनेरियो में, कुछ कुछ सिनेरियो को अगर मैं सिंप्लीफाइड तरीके से बोलूं कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी होती है जिनके लिए कहा जाता है कि भैया जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करोगे वो करोगे एक्सबीआरएल फॉर्म में। एक्सबीआरएल फॉर्म बेसिकली क्या हुआ, एक तरीके से हाईली कह सकते हो आप टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड फॉर्म है जिससे कि रजिस्ट्रार के पास सारी जानकारी को एक्यूमुलेट करना, मतलब उसमें से एक्सट्रैक्ट करना आसान हो जाता है। सिंपल फॉर्म में आपको ये समझ सकते हो। बाकी ये थोड़ा सा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड है, आपको अगर पता है अच्छी बात है, अदरवाइज आप सीधा एक्सबीआरएल वर्ड यूज करो, काम खत्म। ठीक है ना। चलिए, तो क्या कहा गया कि भैया कुछ क्लास ऑफ कंपनीज ऐसी हैं जिनको रजिस्ट्रार के पास जब फाइलिंग कर रही है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स को, तो उसको करना पड़ेगा उनको ई फॉर्म एओसी 4 एक्सबीआरएल के अंदर। ई फॉर्म एओसी 4 एक्सबीआरएल। तो ये बेसिकली एओसी फॉर्म एक एओसी 4 एक फॉर्म है जो कि एक्सबीआरएल डॉक्यूमेंट है और वो कुछ ही कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है और उसके बारे में जो भी जानकारी दी हुई है वो दी हुई है एनेक्शन नंबर 1 के अंदर। तो अपने को देखना है कि कौन कौन सी कंपनी जिसको कि एक्सबीआरएल के थ्रू फाइलिंग करनी होती है। तो कहा गया क्या कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं आपकी और उनकी सब्सिडरीज वगैरह, उनको एक्सबीआरएल फॉर्म में यूज करना होगा। नंबर 2 आया कि वो चार कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 5 करोड़ रुपए या फिर उससे ज्यादा है, वो सारी कंपनी जिनकी जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ रुपीस या फिर उससे ज्यादा है, या फिर वो सारी कंपनीज जो कि इंड एएस फॉलो करती है, जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है एज पर कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। मतलब इन शॉर्ट कि वो सारी कंपनी जिनके ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल होता है। तो आपको पता होगा, अगर आपने अकाउंट्स में कुछ पढ़ा है या कुछ पता हो, तो इंड एएस ऑब्वियसली कुछ उसकी भी क्राइटेरिया है, क्लासिफिकेशन है और वो सारी कहीं ना कहीं बड़ी कंपनीज पे ही एप्लीकेबल होती है। तो इन शॉर्ट कहा जाए एक लेमन लैंग्वेज के अंदर, तो भैया जितनी बड़ी कंपनीज है उनको फाइलिंग करनी होती है बाय यूजिंग एक्सबीआरएल फॉर्म। ठीक है जी। फिर बात क्या आई कि
जो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, ठीक है जी, जो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है और उस अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती हैं, उनको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना है उसके लिए उनको जो यूज करना पड़ेगा वो यूज करना पड़ेगा टैक्सोनॉमी। कौन सी टैक्सोनॉमी? जो प्रोवाइड की गई है एनेक्सर 2 के अंदर। अभी टैक्सोनॉमी बेसिकली क्या है, तो वो रूल्स हो गए या उस टाइप का प्रोसीजर हो गया जिसको फॉलो करते हुए आपको फाइलिंग करनी होती है, दैट इज टैक्सोनॉमी, नथिंग एल्स, जो कि कंपनीज एक्ट ने प्रोवाइड किया है। तो कहा गया क्या कि जो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स फॉलो करते हुए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाती है, वो जब फाइल करेगी अपने स्टेटमेंट को तो यूज करेगी टैक्सोनॉमी कौन सी वाली? जो प्रोवाइडेड है एनेक्सर नंबर 2 के अंदर। एंड वो कंपनीज जो कि इंड एस फॉलो करती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 के अकॉर्डिंग बनाती है, उनको जब अपनी स्टेटमेंट को फाइल करना होगा तो वो यूज करेंगे टैक्सोनॉमी जो कि प्रोवाइडेड है एनेक्सर 2A के अंदर। तो एनेक्सर 2 हो गया फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एनेक्सर 2A हो गया फॉर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब इंड एस। ठीक है जी, तो ये टैक्सोनॉमी का भी आपको नंबर ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है। फिर कुछ एक्सेप्शन दिया गया क्या कि भैया जो जो हमारी एनबीएफसीज हैं या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है या फिर वो सारी बैंकिंग कंपनीज हैं या फिर इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनीज है, तो उनके ऊपर ये जो रूल्स हैं ये एप्लीकेबल नहीं होते। रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते मतलब एक्सबीआरएल वाली रिक्वायरमेंट उनके ऊपर नहीं लगती है। किनके ऊपर? 4 कैटेगरी आई, एनबीएफसीज आ गए आपके, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आ गए, बैंकिंग कंपनीज आ गए और इंश्योरेंस सेक्टर्स की कंपनीज आ गई। इन चारों के ऊपर आपके रूल्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते, ये एग्जेम्प्टेड है इससे। ठीक है जी, उसके बाद एक बहुत अच्छा पॉइंट क्लैरिफिकेशन के लिए आया क्या कि अगर कोई भी कंपनी ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया है, जो भी आपको सबसेक्शन 1 के अंदर बताई गई परंपरा उसके अकॉर्डिंग, मतलब सपोज करो किसी ने एक्सबीआरएल फॉर्म एक बार यूज कर लिया तो उसके बाद उसको आजीवन एक्सबीआरएल फॉर्म को ही यूज करना होगा, चाहे वो उस क्लास ऑफ कंपनी में फॉल करे या ना करे। जैसे कि टर्नओवर को देखते हुए अगर सपोज कोई एक्सबीआरएल के अंदर आ गया, ठीक है जी, एक बार एक्सपीआरएल के अंदर फाइलिंग कर दी तो अगले साल अगर उसका या अगले 2-4 सालों में उसका अगर टर्नओवर कम भी हो जाता है, स्टिल उसको जो फॉर्म फाइलिंग के लिए यूज करना होगा वो एक्सबीआरएल फॉर्म यूज करना होगा। तो ये एक उसके ऊपर तरीके से मैंडेटरी ऑब्लिगेशन आ गया कि भैया एक बार अगर आप जाल में फंस गए हो तो आप जिंदगी भर फंसे ही रहोगे, उसके बाद आप वहां से निकल नहीं सकते हो। ठीक है जी, अगला पॉइंट आता है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट नहीं किया गया हो तो क्या होगा। तो भैया जो अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अडॉप्ट नहीं किया गया तो ऑब्वियसली अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, उसको आपको फाइल कर देना है 30 दिनों के अंदर। मतलब एजीएम हुई, एजीएम में अडॉप्ट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, एजीएम के 30 दिनों के अंदर अंदर अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पहुंचा दो रजिस्ट्रार को, उसकी फाइलिंग कर दो आप। रजिस्ट्रार क्या करेगा, उन अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने पास रखेगा, अपने रिकॉर्ड्स में उसको सेव करेगा, लेकिन वो प्रोविजनल मानते हुए करेगा। प्रोविजनल का मतलब कि तब तक ही वो रहेंगे जब तक कि आपके पास से अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को नहीं मिल जाता। एक बार आपने अडॉप्ट कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन फर्दर एडजर्न्ड एजीएम, तो उसके बाद आप उसको फाइल करोगे और उसके बाद वो आपके प्रोविजनल वाले को रिप्लेस करते हुए अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने रिकॉर्ड में सेव कर लेगा। ठीक है जी, फिर बात आती है क्या कि आपकी अर्जेंट एजीएम हुई और उसके अंदर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट कर लिया गया, तो ऑब्वियसली जिस दिन अर्जेंट एजीएम हुई उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको फिर फाइलिंग कर देनी है अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। अगला पॉइंट आता है फाइलिंग ऑफ ओपीसी। तो ओपीसी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, इसके ऊपर आपके सवाल भी पेपर में आए हुए हैं कि भैया ओपीसी जो होती है उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कब फाइल करना है। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि साल खत्म होगा आपका फाइनेंशियल ईयर, उसके 180 डेज के अंदर अंदर आपको फाइल कर देने। तो ओपीसी को कहीं ना कहीं कम टाइम मिलता है, ऐसा कह सकते हो आप। क्यों? क्योंकि 6 महीने का टाइम मिलता है इन जनरल सिनेरियो में, किसके लिए? एजीएम के लिए। और एजीएम के बाद कहा गया कि 30 दिनों के अंदर फाइल कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं उनको 7 महीने मिल रहे हैं बाकी कंपनीज को। इन शॉर्ट अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो, बट ओपीसी को कितना टाइम मिल रहा है? ओपीसी को सीधा सीधा 180 डेज मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 6 महीने ही मिल रहे हैं उसको कि भैया 6 महीने के अंदर अंदर आपको एजीएम ही कर लेना है। पर आपको पता होगा कि ओपीसी के ऊपर एजीएम की परंपरा लगती ही नहीं है, तो इस वजह से उनको कहा गया कि भैया 6 महीने में तुम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल कर दो ताकि तुम्हारे साथ पूरा निपटारा हो जाए 6 महीने के अंदर। तो 180 डेज है, इवन तो 6 महीने भी नहीं है, आपको आंसर में 180 डेज ही लिखना है, क्योंकि अगर 6 महीने में देखोगे तो 180 दिन से ज्यादा दिन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ महीने जो ऐसे हैं वो 31 के भी होते हैं। ठीक है जी, तो 180 डेज के अंदर अंदर जैसे फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज होगा, अपनी ओपीसी को क्या है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलॉन्ग विद दैट जो भी सारी चीजें होती है जो भी उन्होंने अडॉप्ट की है वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ फाइलिंग कर देनी है रजिस्ट्रार को। ठीक है जी, फिर बात करते हैं कि कंपनीज जिनके पास सब्सिडरीज हैं, तो कंपनी अगर जिसकी सब्सिडरीज भी हैं तो उनको अपने सब्सिडरीज के भी अकाउंट्स, अगर वो सब्सिडरी या सब्सिडरीज जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया, तो उनके सब्सिडरी के भी अकाउंट्स को अटैच करना है किसके साथ? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जो उनकी खुद की होगी, और उसके साथ अटैच करते हुए आपको फाइल कर देना है किसको? रजिस्ट्रार को। ठीक है जी, फिर बात आती है कि अगर फॉरेन सब्सिडरी की बात करें और वैसी फॉरेन सब्सिडरी जो कि अनऑडिटेड होती है, मतलब जिनकी कंपनी में रिक्वायरमेंट नहीं है ऑडिट की, जिनकी कंट्री में ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है और उन्होंने ऑडिट नहीं करवा रखा, तो ये सेम टू सेम पॉइंट आएगा पिछले वाले सेक्शन की तरह। तो उस केस में क्या कहा जाता है कि जो होल्डिंग इंडियन कंपनी है वो फाइल करेगी उन
सब्सिडरीज के अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भैया ऑडिट नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दो और साथ में आपको डिक्लेरेशन देना होगा उसके इफेक्ट का कि उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका भी एक डिक्लेरेशन आप दोगे। फिर बात आती है कि अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया है एनी लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, मतलब जो कंट्री में वो है वो सपोज इंग्लिश लैंग्वेज को प्रिवेल नहीं करते, कोई और लैंग्वेज में काम करते हैं और उस लैंग्वेज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर तैयार किया गया है तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन होल्डिंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कन्वर्ट किया जाएगा, किसमें, ट्रांसलेट किया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में और फिर फाइल किया जाएगा। ठीक है जी। फिर ये क्लैरिफिकेशन वाला पॉइंट है, इसको अगर मैं ना पढ़वाऊं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम क्लैरिफिकेशन है जो हमने पिछले सेक्शन में देखा था, जहां पे बात आ रही थी कि फॉरेन कंपनी है और वो रिक्वायर्ड नहीं है उनकी कंट्री में ऑडिट करवाना, तो उस केस में जो पेरेंट इंडियन कंपनी होती है उसको प्लेस या फाइल करना है, प्लेस एज पर सेक्शन नंबर 136 और फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है एज पर सेक्शन नंबर 137 कि प्लेस या फाइल कर देना है। प्लेस वेबसाइट पे करेंगे, फाइल रजिस्ट्रार को करेंगे। ठीक है जी। क्या फाइल या प्लेस करना है? अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अलॉन्ग विद दैट बात आई थी कि जो इनका फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स होगा उसको कोशिश करना है कि वो इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उनको हम इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर पाए तो उस केस में आपको उसका रीजन देना पड़ेगा कि क्या रीजन है कि आप उसको नहीं कर सकते इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और उसको भी आपको उस रीजन को भी प्लेस और फाइल करना है, प्लेस करना है एज पर सेक्शन नंबर 136 और फाइल करना है एज पर सेक्शन नंबर 137। तो ये रिपीट हो गया, ये क्लैरिफिकेशन पिछले वाले सेक्शन में भी दी हुई थी। नाउ एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है वंदना लिमिटेड बेस्ड आउट ऑफ इंडिया हैज मेनी सब्सिडीज इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी। इट आल्सो हैड एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स फॉर द पर्पस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। द कंपनीज मैनेजमेंट रिक्वेस्ट इट्स फॉरेन सब्सिडरी बेस्ड आउट ऑफ इटली टू प्रोवाइड इट्स स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उन्होंने कहा भैया अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें दे दो। द इटली सब्सिडरी कंपनी prepares its financial statements in the local language, जो वहां की लैंग्वेज है कंट्री की उसमें उन्होंने प्रिपेयर किया है, बहुत अच्छी बात है। एंड द सेम इज प्रोवाइडेड टू इंडियन पेरेंट अनऑडिटेड, और उसको जो इंडियन पेरेंट कंपनी को प्रोवाइड किया गया वो अनऑडिटेड प्रोवाइड किया, बहुत अच्छी बात है। एज ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द इटालियन सब्सिडरी कंपनी, उनके ऊपर ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं आती। एडवाइस करना है कि भैया क्या करेगी हमारी पेरेंट कंपनी, कैसे डील करेगी, तो आपको पता ही है क्या करना होता है। सबसे पहले तो आपको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेना है, उसको ट्रांसलेट करना है, अगर ट्रांसलेट कर सकते हो तो, मतलब उस लैंग्वेज के अंदर जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, और उसको अलाइन करना है आपको फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास आई है उसको आपको इस तरीके से उसके अंदर चेंजेस करने हैं ताकि उसको कंसोलिडेशन किया जा सके आपकी होल्डिंग कंपनी के साथ। ठीक है जी। फिर बात आती है फाइलिंग को लेकर, तो फाइलिंग के ऊपर कहा जाता है कि आपको फाइल कर देना है उस अनऑडिटेड को, अलॉन्ग विद दैट प्लेस की रिक्वायरमेंट है 136 के अंदर। फाइल करना है, प्लेस करना है, फाइल करना है रजिस्ट्रार को, प्लेस करना है वेबसाइट के ऊपर अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके साथ डिक्लेरेशन भी देनी है कि ऑडिट के ऊपर, मतलब ऑडिट नहीं हुआ उसकी इफेक्ट का क्या डिक्लेरेशन होगा, वो डिक्लेरेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी के द्वारा। और साथ ही में अगर वो किसी और लैंग्वेज के अंदर बनी हुई है तो उसको आपको ट्रांसलेट भी करना है, किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ठीक है जी। फॉर्मेट के ऊपर कोशिश करना है कि वो कंपनी एक्ट 2013 का फॉर्मेट ही फॉलो करते हो, और अगर फॉलो नहीं हो रहा और अगर आप फॉलो उसको नहीं करवा पा रहे हो, मतलब उसको उस तरीके से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसका भी आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा, रीजन देना होगा, और उस रीजन को भी आप फाइल करोगे एज वेल एज प्लेस करोगे ओवर दी वेबसाइट। ना अगर एजीएम नहीं हुई तो इसके बारे में आपको पता है कि भैया अगर एजीएम नहीं होती है तो उस केस में क्या करना है आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं उस साइन करते हुए, और साथ में आपको रीजन बताना पड़ेगा, कि स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना पड़ेगा कि रीजन होगा कि क्यों भैया एजीएम नहीं की गई। इन सारी चीजों को आपको फाइल कर देना है कितने दिनों के अंदर, 30 डेज के अंदर। 30 डेज कहां से देखा जाएगा, जो लास्ट डेट थी जो कि एजीएम की सेक्शन नंबर 96 के अकॉर्डिंग एजीएम हो जानी चाहिए थी, उस डेट से लेकर 30 दिन की मोहलत दी जाएगी। 30 दिन के अंदर फाइल हो जाना चाहिए चाहे एजीएम ना भी हुआ हो। क्या क्या चीजें दोगे आप, स्टेटमेंट दोगे, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलॉन्ग विद जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उस पर सिग्नेचर भी होगा। ऑल्दो एजीएम नहीं हुई मतलब वो अडॉप्टेड नहीं है, बट स्टिल वो साइंड होने चाहिए, और साथ में आपको स्टेटमेंट लगाना है कि रीजन बताते हुए कि क्यों एजीएम कंडक्ट नहीं हो पाई, जो भी रीजन आपका है, और उसको आपको फाइल कर देना है 30 दिनों के अंदर अंदर। पेनल्टी की बात करते हैं कि अगर आप प्रोविजंस फॉलो नहीं करोगे इस सेक्शन के तो क्या होगा, तो कंपनी के ऊपर 1000 रुपए पर डे की पेनल्टी लगती है यहाँ पे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है 1000 रुपए पर डे के हिसाब से, और ये जो है वो पर डे के हिसाब से चलता रहेगा कब तक, मैक्सिमम 10 लाख रुपीज तक। मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें, अगर कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। अगर सपोज वो नहीं है तो कोई भी अगर ऐसा डायरेक्टर है जो कि बोर्ड ने मतलब चार्ज कर रखा है, बोर्ड ने उसको अथॉरिटी दे रखी है कि भैया तुम्हें इसकी कंप्लायंसेस को देखना है 137 की, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर ऐसा भी नहीं है कि ऐसा किसी को ऑथराइज किया गया हो तो सभी डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, और पेनल्टी क्या होगी कि उनको इंप्रिजनमेंट होगा, जो कि मैक्सिमम हो सकता है कितना, 6 महीने का, मतलब एक्सटेंड किया जा सकता है उसको अप टू 6 मंथ। साथ ही साथ उसको पेनल्टी लगाई जा सकती है जो कि मिनिमम होगा 1 लाख रुपए और मैक्सिमम होगा 5 लाख रुपए, और बोथ मतलब इंप्रिजनमेंट भी और पेनल्टी भी। तो इसी चीज को यहाँ पे
अगेन ड्राफ्ट किया गया इस पिक्चर के अंदर, तो उसको अपन छोड़ते हैं। एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल क्या है, द एजीएम ऑफ आर लिमिटेड फॉर लेइंग द अकाउंट्स देयर एट फॉर एंडेड 31st March 2018 was not held. What remedy is available for the company regarding the compliance of provision of section 137? मतलब 137 की compliance के लिए क्या उनके पास रेमेडीज अवेलेबल है ऑफ द कंपनी 2013 फॉर फाइलिंग द कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी कंपनी की नहीं हो पाई, मतलब उसकी अगर एजीएम हेल्ड नहीं हो पाई, तो उसकी एजीएम की लास्ट डेट क्या होती है? तो आपने देखा है एजीएम वाले सेक्शन नंबर 96 के अंदर कि भैया 30 सितंबर तक उनको एजीएम करवा लेना चाहिए था। 30 सितंबर तक नहीं करवा पाई, तो उसके इसमें क्या करना पड़ेगा? उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलॉन्ग विद जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर साइन करना होगा। उसके साथ साथ एक रीजन लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कि क्यों एजीएम नहीं हो पाया। वो रीजन लिखते हुए उनको 30 दिनों के अंदर फाइल कर देना है। 30 दिनों के अंदर अंदर मतलब 30 सितंबर, वहां से 30 दिन और, मतलब मोटा मोटा आप कह सकते हो कि 30 अक्टूबर के तक उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे फाइल हो जाने चाहिए रजिस्ट्रार के पास, तो माना जाएगा कि कंप्लायंस हो गया सेक्शन नंबर 137 का। नाउ अगला एग्जांपल आता है, विल इट मेक एनी डिफरेंस इन केस द एनुअल अकाउंट्स वर ड्यूली लेड बिफोर द एजीएम हेल्ड ऑन 27th September 2018 बट द सेम वर नॉट एडॉप्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। तो मेरा कह रहा है क्या, 27 सितंबर 2018 को ही एजीएम हो गया और उनके पास ही प्रस्तुत कर दिया गया, लेकिन वो अडॉप्ट नहीं किया गया, तो क्या इसमें कोई दिक्कत पड़ेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अडॉप्ट नहीं हुआ है तो आपको अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होगा वो 27 सितंबर के बाद से 30 दिनों के अंदर अंदर आपको फाइल कर देना है रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार उसको एज अ प्रोविजनल अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखेगा। कब तक? जब तक आप अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं कर देते अपने अर्जेंट एजीएम के 30 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 137 जो कि बात करता है फाइलिंग के ऊपर। लास्ट सेक्शन अपना रहता है इंटरनल ऑडिट का, जिसकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में।